चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। पहले तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था, जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई रोड जितना ज्यादा लंबा है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए, जैसे कि मानेंगे ये रोड की लंबाई 1 किलोमीटर है, और नेक्स्ट में एक और चीज हम लेते हैं, एक और रोड, और इसकी लंबाई इससे भी ज्यादा लंबी है। तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ से कि वास्तव में कहाँ हम जाएंगे तब हमें कितना ज्यादा प्रतिरोध मिलेगा, रास्ते में बाधाएं मिलेगी। छोटा रोड है, छोटी जगह कम दूरी पर हमें चलना है, यहाँ से मान लीजिए कि आपको 1 किलोमीटर चलना है, तो आपको कम कठिनाइयां बीच में मिलेंगी, रास्ते में मिलेंगी। वो आपके रास्ते की क्या कहलाएंगी, बाधाएं कहलाएंगी, जिन्हें हम प्रतिरोध कह रहे थे। इसी प्रकार से ज्यादा किलोमीटर दूरी पर चलने पर, जैसे 5 किलोमीटर दूरी या 4 किलोमीटर की दूरी पर हम चले, तो हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगी, ज्यादा बाधाएं हमारे रास्ते में आएंगी, ठीक ना। ट्रैफिक ज्यादा हमारे रास्ते में आएगा, तो वो उसका क्या है, प्रतिरोध है। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, समान अनुपात में बढ़ता है। समीकरण नंबर 1 बन चुका है यहाँ पर भी, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होगा। चाहे वो संख्या में मान में दे, आपसे बोल दे कि चालक तार की लंबाई, जैसे कि बोल दे 3 मीटर लंबी, कितनी लंबी है, 3 मीटर लंबी, और एक चालक तार है 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, या 1.5 मीटर लंबा, तो किस चालक तार का प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो आपको ज्यादा वाले पर टिक करना है, ठीक ना, अधिक वाले मान पर टिक करना है, क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान अधिक होगा, छोटे वाले का कम होगा। तो यहाँ प्रतिरोध का मान मतलब आर कैसा होगा, कम होगा, या आर का मान कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन कैसा आएगा सर? क्वेश्चन तो सीधे सीधे ही पूछा जाएगा, चालक तार का प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो 4 कारकों के बारे में वर्णन करना है, 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। 2 अंक का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का वर्णन करना है, 2 अंकों का वर्णन करना है कोई भी, ठीक है ना। अभी मैं लाइन से आपको बता ही रहा हूँ, बस देखते चलिए। चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है कौन, प्रतिरोध। अब अनुप्रस्थ काट अपन समझ लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का तात्पर्य क्या है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट को हम किस प्रकार से देखेंगे, सबसे पहले आपके पास, जैसे आप गाजर मूली की स्लाइस काटते होंगे, ये देखिए, काटिए नहीं स्लाइस कभी, ये पहिया कट जाता है, यहाँ से कटिंग हो जाती है इसकी, तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो यहाँ से देखिए, इसका ये व्यास है, ये त्रिज्या है, कितनी ज्यादा है ना। जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और बड़ा है तो और ज्यादा होगा, और बड़ा है तो और ज्यादा होगा, बढ़ती आ रही ना। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा, मतलब उसकी मोटाई बढ़ रही, कहने का तात्पर्य क्या है, मोटाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं, चालक तार का, चालक तार की मोटाई पर, ऐसा भी आप, चालक तार की मोटाई पर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहेंगे कि चालक तार की मोटाई अधिक होने पर होता क्या है कि वे, चालक तार की जब मोटाई अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। कैसे देखोगे, जैसे कि हम बात करें कि एक सड़क के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, तो हमने आपको बताया था। दूसरे प्रकार से देख लेते हैं, एक और उदाहरण हम यहाँ लेंगे। चलिए, एक सकरी सड़क है, और इसके बाद एक और दूसरी सड़क हम यहाँ पर लेंगे। ये देखिए, इसकी विड्थ ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है। यहाँ पर देखने में सबसे पहले यही आता है कि इस सड़क पर, ये भी एक रोड है, यहाँ पर है सिंगल, और ये डबल है। यहाँ पर भी वाहन चलेंगे और यहाँ पर भी वाहन चलेंगे, तो आप देखेंगे सिंगल सड़क पर वाहन को चलने में कठिनाई होती है, वाहन जा भी रहे हैं और वाहन आ भी रहे हैं। यहाँ से जाने वाले वाहन, बीच में एक पट्टी डली होती है, और जाने वाले वाहन इधर से जाएंगे, आने वाले वाहन इधर से जाएंगे।
यह समस्या उत्पन्न हो सकती है पहले रोड ए पर, रोड बी पर किसी प्रकार की ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है क्योंकि बीच में डिवाइडर है, जाने वाले वाहन एक तरफ से जाएंगे और आने वाले वाहन दूसरी तरफ से आएंगे। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर अब देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर बाइक चलाना या गाड़ी चलाना सुगमतापूर्वक हो सकता है। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि यदि तार मोटा है तो उसमें विद्युत का प्रवाह सरलता से हो सकता है और उसमें प्रतिरोध का मान कैसा होगा, कम होगा, अर्थात आर कैसा होगा, कम होगा। यहाँ आर का मान अधिक हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पर हाई, उच्च हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आर का मान लो, अर्थात यहाँ पर आर मतलब प्रतिरोध होगा कम। तो आपको सीधे सीधे लिखना है चालक तार की मोटाई पर भी प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, जिसमें कि चालक तार की मोटाई पर प्रतिरोध निर्भर करेगा, तो ये इसकी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/a, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a या 1/a जिसे हम कह रहे हैं। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इससे यही कहेंगे हम चालक तार के प्रतिरोध में यदि ए का मान बढ़ जाए, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यदि इसका मान बढ़ जाएगा तो आर का मान घट जाएगा। कैसे घट जाएगा आप आंसर में भी देख सकते हैं, जैसे प्रतिरोध है इसमें लिखा गया है, देखिए उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, यहाँ यदि हम 4 लिख दें और यहाँ हम लिख दें 1/10, अब दोनों में से आर का मान कहां पर कम होगा बताइए, भाग लगाने पर 1/4 लिखा है, इसका तो आंसर आएगा आर बराबर 0.25 ये आ जाएगा ओम, और यहाँ पर आर का मान कितना आएगा, आर बराबर आ जाएगा 0.1 ओम। तो इससे तात्पर्य ये हुआ कि ए का मान जितना अधिक बढ़ता चला जाएगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होता चला जाएगा। अर्थात यह ये कह रहे हैं कि चालक तार की मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। और चालक तार की जैसे चालक तार पतला है तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर हम, आप यहां से देख पाएंगे चालक तार का ताप, तो चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है चालक तार का प्रतिरोध। तो ये सीधे होता है कि चालक तार का जैसे ही ताप बढ़ता जाता है प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कोई भी हीट होने वाली चीज है वहां पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। जैसे कि हम तो सिंपल उदाहरण लेकर चल रहे हैं, एक सड़क का उदाहरण लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर आप जानते हैं मैं एक ही उदाहरण लेकर चल रहा हूँ, उसमें आपको बता रहा हूँ। जब जहां आप चलेंगे ये सड़क, यदि यहाँ पर टेम्परेचर का मान बढ़ा के 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में कर दें तो फिर आप क्या है सड़क पर चलना आसान समझ सकते हैं। बहुत ही गर्म है, पैर रखने से जल जाएगा, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस बहुत ही होता है। जबकि गर्मियों वाले दिनों में आप जानते हैं कि जब पारा 42-43 होता है तभी सड़क पर चलने में दिक्कत हो जाती है। मैं तो इतना टेम्परेचर बता रहा हूँ कि ताप का मान और ज्यादा बढ़ जाए तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा, अर्थात वहां बाधा उत्पन्न हो रही है आपके मार्ग में। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चालक तार के प्रतिरोध का मान अर्थात आर का मान भी बढ़ रहा है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। और यदि टेम्परेचर डाउन है तो फिर यहाँ पर ज्यादा देखेंगे सड़क पर चलने में आपको परेशानी नहीं होगी, इसके अपेक्षा टेम्परेचर डाउन है, ये टेम्परेचर नॉर्मल है तो फिर इसमें सड़क पर चलने में आपको परेशानी नहीं होगी, अर्थात तो प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये उदाहरण के रूप में अपन समझ रहे हैं, जैसे 25 से 30-35 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं तो सड़क पर चलेंगे, ये चलने में बाइक ले जा रहा है, वहां ले जा रहा है तो वहां आर का मान कैसा होगा, कम होगा, अर्थात बाधाएं कम है आपके मार्ग में, गर्मी कम लग रही है तो आप सुगमतापूर्वक बाइक भी चला सकते हैं, वाहन भी चला सकते हैं। और यहाँ आर का मान अधिक, जिसे बोल रहा हूँ, तो चालक तार का प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा यदि ताप का मान अधिक होगा, यदि ताप का मान कम है तो चालक तार के प्रतिरोध का मान कम होगा। इसे आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं आर समानुपाती टी, आर टी के समान अनुपात में बढ़ता घटता है। यहाँ देखेंगे टी का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ जाएगा, और टी का मान कम है तो आर का मान भी घट जाएगा। टी यहाँ क्या है, टी है ताप, बस एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चौथे बिंदु पर विचार करेंगे। चौथे बिंदु में आप देख पाएंगे, चौथा बिंदु है कौन सा, तो सरल सा बिंदु है चालक तार की प्रकृति। चालक तार की प्रकृति में आप देख पाएंगे कि चालक तार की प्रकृति क्या है। तो चालक तार की प्रकृति भैया अलग अलग होती है कि सभी चालक तार होते हैं बेटे के
अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अर्थात उनके जो मान होते हैं, प्रतिरोध के मान अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, उनके गुण अलग अलग होते हैं। मैं एक उदाहरण देकर आपको यहाँ बता देता हूँ कि चालक तार की प्रकृति पर किस प्रकार से निर्भर करेगा। यहाँ आप एक उदाहरण के रूप में नोट कर सकते हैं। आपको यहाँ बता दे रहा हूँ चालक तार की प्रकृति। नाइक्रोम का जो तार होता है प्रतिरोध का मान चाल, और कॉपर का तार है नाइक्रोम। यहाँ देखोगे मिश्र धातु की बात चल रही है, नाइक्रोम मिश्र धातु। यह कॉपर तार है, एक कॉपर मीन्स तांबा यहाँ पर है। ठीक, तो तांबे से लगभग 60 गुना अधिक होती है। ठीक, नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध का मान कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक है। कॉपर के तार से नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध का मान कितना है? 60 गुना अधिक है। यहां से आप अनुमान लगा सकते हो। सभी धातुओं की प्रकृति अलग होती है। जैसे चांदी का तार है तो चांदी के तार में प्रतिरोध का मान, या सिल्वर में प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है, सर्वोत्तम चालक धातु है। यहाँ आर का मान बहुत ही कम है तांबे की अपेक्षा, नाइक्रोम की अपेक्षा यहाँ इसमें सबसे ज्यादा कम है प्रतिरोध का मान। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ लिखना है कि चालक तार की प्रकृति पर ही प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, और विभिन्न धातुओं के प्रतिरोध के मान भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 4 पॉइंट इसमें शामिल किए हैं मैंने। आप लोग सर ये समझ में नहीं आया सर, एक बार और समझा दो। कौन सा वाला? सर चालक तार की प्रकृति। चालक तार की प्रकृति में आपको सीधा सही तो लिखना है कि चालक तार की प्रकृति अलग होती है, उनके प्रतिरोध के मान भिन्न भिन्न होते हैं। अब आप ये अनुमान लगा सकते हो भिन्न भिन्न होने से तात्पर्य ये है, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण में आप समझ सकते हो। यहाँ से आप कोई गांव के रास्ते पे जा रहे हो, जैसे हम बोलते हैं कि आप मगरदा तक जा रहे हो, ठीक है ना, या राजपुर तक जा रहे हो, अलग अलग रोड है कि नहीं, विदिशा रोड साइड जा रहे हो, अलग अलग रोड है कि नहीं, फिर एक 4 लाइन वाले रोड पर जा रहे हो, तो सभी पर चलेंगे आप, आपकी गाड़ी को चलाएंगे तो चलने का काम सभी का अलग अलग होगा कि नहीं। सपोज दैट मान लीजिए अलग अलग। हाँ, तो आपका वाहन हो सके कि ज्यादा 4 लाइन पे जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा, और स्मूथ चलने का मतलब बीच में रुकावटें कम आएंगी है। रुकावट कम आने का मतलब है बाधाएं, प्रतिरोध का मान कम होगा, वहां अच्छे से चल पाएंगे। और सिंगल रोड वाले पे जा रहे हो, मगरदा तक जा रहे हो, सिंगल रोड है, बड़ा ट्रक आ गया तो आपको रोड से नीचे उतरना पड़े, तो वो आपके मार्ग में क्या है? रुकावट है, ठीक ना, प्रतिरोध है। तो वहां पर ये रोड की कंडीशन के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो वहां रोड अलग अलग है तो वहां के प्रतिरोध के मान भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए धातुएं भी अलग अलग होती है, उनकी प्रतिरोध के मान भी अलग अलग होते हैं। आपको मैंने पूरा टोटल रोड के आधार पर समझाया, रोड के आधार को ध्यान रखो और पूरा काम आपका इसमें हो जाएगा। 4। यस सर। चलिए आगे हम विचार करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक समान, हाँ, 2 तार है, एक पतला और एक मोटा, और समान विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही, तो किसमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होगी? आसानी से किसमें प्रवाहित होगी? यहाँ रुकावट कम है और यहाँ रुकावट ज्यादा है, उसमें जिसमें रुकावट कम है, तो रुकावट इन दोनों में से किसमें कम है? रोड ए में कम है या रोड बी में? मोटे तार मोटे तार में। तो मोटे तार में विद्युत धारा तो मोटे तार में विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होगी, आसानी से प्रवाहित होगी। समझ गए? अब ध्यान मत भूल जाना, पतला तार इसका आंसर गलत होगा, आपको यहाँ पर मोटा तार लिखना पड़ेगा। तो दूसरा वाला, दूसरा जो मोटा तार है उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान कम होगा। आपको सीधे सीधे लिखना है, ठीक है, उत्तर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच में विभवांतर है। अब कितने सिरों के बीच में विभवांतर है? 2 सिरों के बीच में। यही समझ लीजिए, ये तार लगाया हमने, एक सिरा जे है और एक सिरा जे है, ए सिरा और जे बी सिरा। इन दोनों के बीच में कोई बोल्ट लगा हुआ है, अर्थात बैटरी जुड़ी गई है, ठीक, और बैटरी यहाँ पर ज्वाइंट की गई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे क्या बोल रहा है, उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर दिया गया, विभवांतर पहले
8 वोल्ट का विभवांतर था, घटाकर हमने यहाँ पर 4 वोल्ट विभवांतर कर दिया, पर उसके प्रतिरोध का मान नियत रहता है। मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान होगा वो नियत रहेगा, स्थिर रहेगा। उसके अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। आपने सूत्र पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर IR, नहीं पढ़ा क्या जी? अब इतनी जल्दी, हाँ तो आप इतनी जल्दी क्यों भूल गए? ओम का नियम ही तो है ये जो आपसे पूछ रहा है। एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ने की कोशिश करो आंसर क्वेश्चनों को। देखिए क्या कहा उसने कि मान लीजिए किसी दो वेवों के बीच में विभवांतर, भैया वोल्ट आ गया, मतलब कि प्रतिरोध चालू, वोल्ट आ गया, और विभवांतर को घटाकर क्या कर दिया गया, आधा कर दिया। इसे भी आधा कर देंगे अपन, इसे आधा कर देंगे, ठीक। अभी कंडीशन क्या चल रही है, वोल्ट का मान जितना है विद्युत धारा का मान उतना ही है, प्रतिरोध का मान उतना ही है। अब यहाँ देख रहे हैं आगे कि उसके प्रतिरोध का मान नियत रहता है, इसका मान कैसा है, स्थिर कर दिया, जे नहीं बढ़ेगा भैया, ना घटेगा। तो उसके अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैसी होगी, जब इसका मान आधा हो गया तो आई का मान भी तो आधा हो जाएगा। ये दोनों बराबर है ना? सर बराबर है तो विभवांतर का मान आधा तो आई का मान भी आधा, उत्तर हो जाएगा। सर विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? हाँ आधा, तो यही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन से घबराओ मत, उसे दूसरे प्रश्न से जोड़ने की कोशिश करो, नियम वही है तो उसी के आधार पर क्वेश्चन होंगे। अगला प्रश्न आपने देखा है, विद्युत टोस्टरों या विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव बनाने में शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? आपने पढ़े हैं, मैंने बताया था पीछे आपको, बता सकते हो आपने से कोई? और जो मैंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन मोस्ट है। हाँ क्योंकि आसानी से अपचयित नहीं होती। हाँ, क्योंकि इनका दहन सरलता से नहीं होता है, ठीक ना? ये अपचयित नहीं होती हैं मिश्र धातुएं जल्दी, मिश्र धातुएं बहुत ही शीघ्रता के साथ जल्दी अपचयित नहीं होती हैं, इनका दहन बहुत ही आसान नहीं होता है। इसीलिए टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, और इसको मैंने आपको बताया था भी, और मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा भी था IMP क्वेश्चन। दिख रहा है क्या अब आपको? ये देखिए, ये भैया बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसे भूल गए। जबकि मैं अलग अलग धातुओं में या भिन्न भिन्न धातुओं में प्रतिरोध के मान भिन्न भिन्न होते हैं, इनकी प्रकृति अलग अलग है तो इनके प्रतिरोध के मान भी अलग अलग हैं। देखिए नाइक्रोम का तार किससे मिलकर बना है, कॉपर, मैग्नीज, निकल, और इसका प्रतिरोध का मान आप जब देखेंगे तो देखिए, और कॉपर का मैंने यहाँ पर बताया, कॉपर का देखिए 1.10⁸ -8 में है, और यहाँ लगभग 60 गुना अधिक है, इससे आप लगा सकते हो। इन दोनों का ही उदाहरण दे दीजिए आप, मैग्नीज के तार का, और ये लगभग कितना गुना अधिक है, 56 गुना अधिक है इससे, ऐसे कर सकते हैं। मैग्नीज से नाइक्रोम का तार का प्रतिरोध का मान, तो ये प्रतिरोध के मान है, सभी के अलग अलग दिए गए हैं, आप इनसे भी इनका अनुमान लगा सकते हैं। देखो सिल्वर में प्रतिरोध का मान सबसे कम है, कॉपर में थोड़ा उससे ज्यादा है, एल्यूमिनियम में प्रतिरोध का मान और ज्यादा है, टंगस्टन में और ज्यादा है, निकल में और ज्यादा है, आयरन में और ज्यादा है, क्रोमियम में और ज्यादा है, मरकरी में सबसे ज्यादा है प्रतिरोध का मान, मैग्नीज में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दी गए हैं। प्रश्नों के उत्तर 12.2 में दिए गए हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर ध्यान दीजिए कि आयरन तथा मरकरी में कौन सा विद्युत चालक अच्छा है। अच्छा विद्युत चालक कौन सा है 12.2 में हमें पता चलेगी। सारणी 12. आयरन होगा सर, उसमें मरकरी में प्रतिरोध का मात्रक ज्यादा है ना। हाँ, और आयरन में बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके सामने जो आंकड़े लिखे हैं भैया, प्रतिरोध का मान किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तो ये तो अच्छा चालक नहीं हो सकता, आयरन अच्छा चालक हो सकता है। समझ गए बात को? अभी हाल तुरंत ही समझाया था और आप आंसर गलत कर देंगे। आपके मतलब समझाने के बाद भी आप आंसर गलत कर देंगे। मान देखकर ही मैंने बताया था कि मानों से आपको ध्यान रखना है कि जिसमें प्रतिरोध का मान
अधिक है वह अच्छा चालक नहीं हो सकता, गुड कंडक्टर नहीं हो सकता। इट इज नॉट गुड कंडक्टर, जिसे अपन कहें वह सही अच्छा कंडक्टर नहीं है, अच्छा चालक नहीं है, जिसके प्रतिरोध के मान हाई है। और जिसके प्रतिरोध के मान हाई नहीं है, लो है, वह एक अच्छा चालक माना जाएगा। अब क्वेश्चन अगला आता है, तो अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे उसमें लिखा है कौन सा चालक सर्वश्रेष्ठ चालक है, या कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक के रूप में जाना जाता है। जो सबसे टॉप पर बैठा है वह सबसे अच्छा चालक है। अब आप आंसर गलत क्यों नहीं दे रहे, आपको देना चाहिए सर कागज, ऐसे आंसर देना चाहिए फिर तो, या फिर आंसर देना चाहिए नीचे बैठा है कौन सा मैग्नीज, जो सबसे ज्यादा मरकरी, ऐसे आंसर देते। सबसे अच्छा चालक वह है जिसमें प्रतिरोध का मान कम है। कम। हाँ यस सर।